हेलो एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सीटेट एग्ज़ाम के लिए सीडीपी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। सीडीपी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके पेपर 1 तथा पेपर 2 दोनों में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। ये आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं। तो चलिए देखते हैं। आज के क्लास का पहला प्रश्न है, बच्चों की गलतियाँ एवं भ्रांत धारणाएं हैं। फर्स्ट ऑप्शन है, सूचित करती हैं कि बच्चों की क्षमताएं वयस्कों की तुलना से बहुत निम्न स्तर की हैं। नहीं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण कदम है। बिल्कुल, आपका ऑप्शन सेकेंड ही करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं थर्ड ऑप्शन, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए रुकावट एवं विघ्न है। नहीं, कभी भी बच्चों की जो गलतियाँ हैं वो बच्चों की गलतियों को हमें कभी भी विघ्न या रुकावट नहीं मानते हैं, नहीं मानना चाहिए। क्योंकि जब बच्चे गलती करते हैं तो अब क्या होता है कि जानकारी के अभाव में बच्चे गलतियां करते हैं। तो इससे क्या होता है, बच्चे नए नए कार्यों को करना सीखते हैं। जब बच्चा गलती ही नहीं करेगा तो कार्य को सीखेगा कैसे। तो आपका ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। फोर्थ है आपका, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अनदेखी करना चाहिए। नहीं, बच्चों की गलतियों को अनदेखी भी नहीं करना है। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन सेकेंड, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण कदम है। तो आपका ऑप्शन सेकेंड करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 पूछा गया है कि संरचनात्मक ढांचे में बच्चे को किस रूप में देखा जाता है। फर्स्ट है, समस्या समाधान करने वाला तथा वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में। जी बिल्कुल, आपका फर्स्ट ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अन्य ऑप्शन देखते हैं, लघु वयस्क के रूप में जो सभी पक्षों जैसे आकार, संज्ञान तथा संवेग में वयस्क की तुलना में कम है। नहीं। थर्ड, कोरी पटिया या खाली स्लेट जिसके जीवन के अनुभव के द्वारा पूर्ण रूप से आकार दिया जाता है। नहीं, कभी भी बच्चे को हम लोग को कोरी पटिया या खाली स्लेट नहीं मानना है। फोर्थ है आपका, एक निष्क्रिय प्राणी जिसे अनुबंध के द्वारा किसी भी रूप में आकार दिया जा सकता है तथा ढाला जा सकता है। तो नहीं, आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा, एक समस्या समाधान करने वाला तथा वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में। प्रश्न संख्या 3 पूछा गया है, अपनी कक्षा में सहयोगात्मक अधिगम का प्रयोग करते समय एक शिक्षक की भूमिका किस प्रकार की होती है। क्या पूछा गया है, अपनी कक्षा में सहयोगात्मक अधिगम का प्रयोग करते समय एक शिक्षक की भूमिका किस प्रकार की होती है, यानी कि इस जो शिक्षक की भूमिका किस प्रकार की होनी चाहिए। तो इसका जो सही जवाब होगा वो बताना है। तो फर्स्ट है, उसमें बताया गया है, उस समूह का सहयोग करना जिसमें होनहार एवं प्रतिभाशाली बच्चे हैं। नहीं, क्या हम केवल होनहार बच्चों को ही पढ़ाएंगे, यानी जो बच्चे कमज़ोर हैं उनको हम नहीं पढ़ाएंगे, ये तो कोई बात नहीं हुई। तो ये आपका ऑप्शन गलत हो गया। सेकेंड है, एक मुख्य दर्शक होना तथा बच्चे जो करना चाहते हैं उन्हें करने देना। नहीं, एक मुख्य दर्शक होना ये तो बिल्कुल सही बात नहीं, क्योंकि ठीक है बच्चे जो करना चाहते हैं उन्हें करने देना तो ठीक है, लेकिन एक मुख्य दर्शक होना, तो आपका ऑप्शन सेकेंड भी गलत हो जाएगा। थर्ड है, कक्षा को छोड़ देना तथा बच्चों को स्वयं कार्य करने देना। नहीं, आपका थर्ड ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन है, सहयोगात्मक होना तथा प्रत्येक समूह की निगरानी करना। जी बिल्कुल, आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, सहयोगात्मक होना तथा प्रत्येक समूह की निगरानी करना। प्रश्न में क्या पूछा गया था कि अपनी कक्षा में सहयोगात्मक अधिगम का प्रयोग करते समय एक शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए। तो एक शिक्षक की भूमिका ऐसी ही होनी चाहिए कि शिक्षक का जो सहयोगात्मक होना चाहिए तथा प्रत्येक समूह की निगरानी करने वाला होना चाहिए। प्रश्न संख्या 4 ले वाइगोत्स्की के अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से किसके द्वारा उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदला जाता है। फर्स्ट है, अनुकूलन व संगठन। सेकेंड है, पुरस्कार एवं दंड। थर्ड है, सामाजिक पारस्परिक क्रिया। फोर्थ है आपका उद्दीपन अनुक्रिया। तो इस प्रश्न का आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन थर्ड, सामाजिक पारस्परिक क्रिया। आपका ऑप्शन थर्ड, सामाजिक पारस्परिक क्रिया।
प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विकास एवं अधिगम के बीच संबंध को सही प्रकार से सूचित करता है? किसके बीच? विकास एवं अधिगम के बीच। फर्स्ट है, विकास एवं अधिगम अंतः संबंधित और अंतः निर्भर होते हैं। देखते हैं, विकास एवं अधिगम संबंधित नहीं संबंधित तो है। थर्ड है आपका, विकास अधिगम का ध्यान किए बिना घटित होता है, बिल्कुल नहीं। फोर्थ है, अधिगम की दर विकास की दर से काफ़ी अधिक होती है, नहीं। तो आपका जो करेक्ट हो जाएगा, आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, विकास एवं अधिगम अंतः संबंधित और अंतः निर्भर होते हैं। आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6, पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाओं यानी अनुभव से सही अर्थ निकालने के व्यवस्थित तरीके को क्या कहा जाता है? फर्स्ट है मानसिक मैप, सेकंड है मानसिक उपकरण, थर्ड है स्कीमा, फोर्थ है आपका प्रतिमान। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन थर्ड स्कीमा करेक्ट हो जाएगा। पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाओं को स्कीमा कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि इसके अंतर्गत बच्चे वातावरण के तत्वों को पहचानते हैं, जैसे कोई प्रतीक की सहायता से उन्हें समझते हैं तथा किसी तथ्य को संबंधित करके चिंतन करते हैं। प्रश्न संख्या 7, एक उचित प्रश्न सुझाव के द्वारा बच्चे की समझ को उस बिंदु से बहुत आगे ले जाया जा सकता है जिस पर वह अकेले पहुंच सकती है। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना उपयुक्त कथन को प्रकाशित करती है? फर्स्ट है बुद्धि, सेकंड है समीपस्थ या निकट विकास का क्षेत्र, थर्ड है साम्य धारण, फोर्थ है आपका संरक्षण। तो आपका ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा, समीपस्थ विकास का क्षेत्र यानी ZPD। आपका ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। ये समीपस्थ विकास का क्षेत्र होता क्या है? इसके अंतर्गत ऐसी संरचना को व्यक्त किया जाता है जिसमें एक उचित सुझाव के द्वारा बच्चे की समझ को उस बिंदु से आगे या बहुत आगे ले जाया जा सकता है। प्रश्न संख्या 8, समाचार पत्रों से कहानियाँ कतरनों का चयन करना एवं प्रस्तुत करना जो पुरुष एवं महिलाओं दोनों को गैर परंपरागत भूमिकाओं में चित्रित करते हैं, निम्नलिखित में से किसके लिए एक प्रभावी रणनीति है? फर्स्ट है लैंगिक यानी जेंडर रूढ़ियों का सामना करने के लिए, सेकंड है लैंगिक जेंडर पक्षपात बढ़ाने के लिए, थर्ड है लैंगिक जेंडर स्थिरता को बढ़ाने के लिए, फोर्थ है रूढ़िवादी लैंगिक जेंडर भूमिकाओं का प्रोत्साहन देने के लिए। तो आपका ऑप्शन फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा, लैंगिक जेंडर रूढ़ियों का सामना करने के लिए। आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। हमारे समाज का जो ढांचा लिंग के आधार पर निर्मित है, क्या है कि जिसमें महिलाएं एवं पुरुष शामिल हैं। इसमें हमारे समाज की परंपरागत अवधारणा के तहत पुरुषों और महिलाओं के कार्यों का विभाजन किया गया है। इसमें क्या है कि बताया गया है कि महिलाएं घर के अंदर तथा पुरुष घर के बाहर कार्य की जिम्मेदारी लेंगे। अतः जो ये सोच बदलने के लिए या उनका सामना करने के लिए समाचार पत्रों, कहानियों एवं कतरनों का चयन एवं उनका प्रस्तुतिकरण किया जाता है, जिसके माध्यम से क्या होता है, लोगों की सोच में बदलाव किया जा सके। प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित वर्णन को पढ़िए तथा कोहलबर्ग के नैतिक तर्क की अवस्था को पहचानिए। अंतःकरण के स्वचयनित नैतिक सिद्धांतों के द्वारा सही कार्य परिभाषित किया जा सकता है जो कानून एवं सामाजिक समझौते पर ध्यान दिए बिना संपूर्ण मानवता के लिए वैध होता है। ये बताना है कोहलबर्ग के नैतिक तर्क किस अवस्था में बताया गया है। फर्स्ट है सार्वभौम नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास, सेकेंड है यांत्रिक उद्देश्य अभिविन्यास, थर्ड है आपका सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, फोर्थ है आपका सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास।
तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन फर्स्ट, सार्वभौम नैतिक सिद्धांत विन्यास। इसमें क्या होता है कि बच्चों दूसरे के विचारों तथा नैतिक प्रतिबंधों से स्वतंत्र होकर आंतरिक मानकों के अनुरूप व्यवहार करते हैं। प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित में से कौन सा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के प्रमुख कौशलों में से एक है? पूछा गया है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के प्रमुख कौशलों में से एक है। फर्स्ट है द्वितीय वर्तुल प्रक्रियाएं, सेकेंड है सजीवात्मक चिंतन, थर्ड है सुरक्षित रखने की योग्यता, फोर्थ है परिकल्पित निगमनात्मक तर्क। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन थर्ड, सुरक्षित रखने की योग्यता। प्रश्न संख्या 11, जिन पियाजे लेवाइगोत्स्की जैसे मनोवैज्ञानिक संरचनावादी अधिगम को किस रूप में देखते हैं? तो समझ गए होंगे कि इसका आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सक्रिय विनोदन से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया। प्रश्न संख्या 12, निम्नलिखित में से कौन से कारक बच्चों के समाजीकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं? मीडिया, विद्यालय, परिवार, पास पड़ोस। तो क्या होता है कि बच्चों के जो सामाजिकरण में इन सभी की प्रमुख भूमिका होती है। परिवार की होती है, विद्यालय की होती है, पास पड़ोस की होती है तथा मीडिया की होती है। तो आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा ABCD। प्रश्न संख्या 13, हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित विशेषताओं से युक्त एक व्यक्ति की बुद्धि को किस प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है? विशेषताएं दिया गया है दूसरों की मनोदशा, स्वभाव, प्रेरणा तथा अभिप्राय को उचित तरीके से पता लगाने एवं प्रतिक्रिया करने की योग्यता। आपको बताना है कि यह योग्यता हावर्ड गार्डनर की बहुबुद्धि के सिद्धांत में यह किसकी विशेषता है? क्या नैदानिक की है या प्रकृतिवादी की है या फिर अंतर्व्यक्तित्व की है या फिर अंतःव्यक्तित्व की है? तो इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यह जो विशेषता है दूसरों की मनोदशा, स्वभाव, प्रेरणा या अभिप्राय को उचित तरीके से पता लगाना एवं प्रतिक्रिया करने की जो योग्यता होती है यह आपका अंतःव्यक्तित्व वाले व्यक्ति की होती है। आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14, बच्चों के मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारण होने चाहिए? पूछा गया है बच्चों के मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारण होने चाहिए? फर्स्ट है बच्चों को गैर उपलब्धि वाले, निम्न उपलब्धि वाले, औसत एवं उच्च उपलब्धि वाले के रूप में अलग अलग नाम देना नहीं। बच्चे को कभी भी हमें विभाजित नहीं करना है, न उनकी योग्यता के आधार पे, न उनकी उपलब्धि के आधार पे, न उनके जाति के आधार पे। बच्चों को हमें भी कभी भी विभाजित नहीं करना है। तो आपका ये ऑप्शन तो ऐसे भी नहीं होगा। फिर बी दिया है कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार करना। सी देखते हैं समय के साथ बच्चों में होने वाले अधिगम एवं प्रकृति के बारे में पता लगाना, इसको भी देखते हैं। डी है आपका बच्चों की क्षमताओं, संभावनाओं, सशक्त पक्षों एवं चुनौतीपूर्ण पक्षों के बारे में माता पिता के साथ चर्चा करना। तो समझ गए होंगे कि इसका कौन सा जवाब आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो आपका ऑप्शन फोर्थ BCD करेक्ट होगा। आपका ऑप्शन फोर्थ BCD करेक्ट होगा। इस प्रश्न को हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे कि हम समझ गए हैं कि हमारा जो कथन ए है सही नहीं है, ठीक है, हमारा कथन ए सही नहीं है। तो हम लोग सबसे पहले ऑप्शन में देखेंगे कि कौन कौन सा कथन दिया हुआ है और कौन सा कथन नहीं सही है। तो जैसे आपका कथन ए सही नहीं है तो हम लोग उसको पहले ही काट देंगे। जिसमें इसमें ए दिया है ये ऐसे ही नहीं होगा, इसमें ए दिया है तो ये भी ऐसे ही नहीं होगा। अब बचा आपका फर्स्ट और आपका फोर्थ बचा, तो इनमें से देख लेंगे कि कौन सा सही है। ऐसे में क्या होता है कि आपका जो टाइम है वो टाइम भी थोड़ा बच जाता है और प्रश्न ईजिली सॉल्व हो जाता है। तो आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा BCD। प्रश्न संख्या 15,
अनेक शोध अध्ययनों से पता चलता है कि शिक्षक लड़कियों की अपेक्षा लड़कों से अधिक पारस्परिक क्रिया करते हैं। यह इसका सही विवेचना क्या है, यानी ऐसा क्यों होता है? तो फर्स्ट है, कक्षा में लड़कियों की तुलना में लड़कों को अधिक आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। नहीं। बी, आपका लड़कियों की तुलना में लड़कों में शैक्षिक क्षमता काफ़ी अधिक होती है। ऐसा तो कुछ नहीं होता। थर्ड है आपका, लड़कियों की तुलना में लड़कों को अधिक अवधान की आवश्यकता होती है। फोर्थ है आपका, यह शिक्षण में लिंग पक्षपात का उदाहरण। जी बिल्कुल, ये क्या है आपका? लिंग पक्षपात का उदाहरण है। तो आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16, निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा के बारे में प्रमुख है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा के बारे में प्रमुख है? फर्स्ट है, बाह्य प्रेरणा तथा एकरूप मूल्यांकन मापदंड। सेकेंड है आपका पाठ्य पुस्तक केंद्रीय अधिगम। थर्ड है प्रत्येक बच्चे की क्षमता एवं संभावना में विश्वास करना। फोर्थ है आपका मानक निर्देशन एवं मूल्यांकन। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन थर्ड, प्रत्येक बच्चे की क्षमता एवं संभावना में विश्वास करना। प्रश्न संख्या 17, विकास में व्यक्तित्व विभिन्नताओं को समझने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? विकास में व्यक्तित्व विभिन्नताओं को समझने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? फर्स्ट है, वंशागत विशेषताओं के साथ साथ पर्यावरणीय कारकों एवं उनकी पारस्परिक क्रिया पर विचार करना। जी, आपका फर्स्ट ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पूछा गया है कि विकास में व्यक्तित्व विभिन्नताओं को समझने के लिए क्या महत्वपूर्ण है। तो व्यक्तित्व विभिन्नताओं को समझने के लिए जो क्या होता है, हमारे वंशानुगत कारक के साथ साथ पर्यावरणीय कारक दोनों की पारस्परिक भूमिका होती है। ठीक है। प्रश्न संख्या 18, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? जैसे हम लोग विकास के सिद्धांत पढ़े थे तो उसके अनुरूप पूछा गया है कि कौन सा इसमें से विकास का सिद्धांत नहीं है। ठीक है। फर्स्ट है आपका, विकास की सटीक गति एवं प्रकृति जन्म के समय ही निर्धारित होती है। सेकेंड देखते हैं, व्यक्ति अलग अलग गति से विकास करते हैं। थर्ड है आपका, विकास तुलनात्मक रूप से क्रमिक होता है। फोर्थ है आपका, विकास समय के साथ धीरे धीरे घटित होता है। तो इस प्रश्न का आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, पहले देखते हैं, विकास समय के साथ धीरे धीरे घटित होता है। जी नहीं, घटित होता है समय के साथ, लेकिन सबकी अलग अलग कैपेसिटी होती है। थर्ड है आपका, विकास तुलनात्मक रूप से क्रमिक होता है। विकास तुलनात्मक रूप से क्रमिक नहीं, विकास वर्तुलाकार होता है, क्रमिक नहीं होता। व्यक्ति अलग अलग गति से विकास करते हैं। ठीक। और फर्स्ट है आपका, विकास की सटीक गति एवं प्रकृति जन्म के समय ही निर्धारित हो जाती है। तो ऐसा भी नहीं है, विकास क्या होता है कि कुछ पर्यावरणीय कारकों पर भी निर्भर होता है। तो इसके हिसाब से आपका ऑप्शन सेकेंड करेक्ट हो जाएगा, व्यक्ति अलग अलग गति से विकास करते हैं। प्रश्न संख्या 19, निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी कक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? समावेशी कक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है विशिष्ट शिक्षा योजना, एकरूप निर्देश, मानकीकृत परीक्षण, प्रतियोगी अधिगम को बढ़ावा देना। तो क्या है इसमें पूछा गया है? एकरूप निर्देश। एकरूप निर्देश बिल्कुल नहीं होगा। कभी भी हम लोग को मानकीकृत परीक्षण तो कराना ही नहीं है। ठीक है। फिर बचा आपका विशिष्ट शिक्षा योजना और फोर्थ है आपका प्रतियोगी अधिगम को बढ़ावा देना। तो आपका जो करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन फर्स्ट, विशिष्ट शिक्षा योजना करेक्ट हो जाएगा। विशिष्ट शिक्षा योजना महत्वपूर्ण इसलिए होता है क्योंकि इसके द्वारा क्या होता है, विशिष्ट क्षमता वाले बालक, जैसे कि कोई मंद बुद्धि बालक है या फिर बहरे बालक है या फिर प्रतिभाशाली बालक, जो बालकों को हम लोग अलग अलग तरीके से ज्ञान प्रदान करते हैं। इसलिए आपका ऑप्शन फर्स्ट, विशिष्ट शिक्षा योजना करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म अधिगमकर्ताओं एवं उनकी प्राथमिक विशेषताओं के संबंध में सही है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म
अधिगमकर्ताओं एवं उनकी प्राथमिक विशेषताओं के संबंध में सही है। फर्स्ट है अवधानात्मक कमी युक्त अधिगमकर्ता उच्च अभिप्रेरणा और लंबे समय तक अवधान बनाए रख सकते हैं। देखते हैं सेकंड है आपका श्रव्य क्षतिग्रस्त अधिगमकर्ता दृश्यकर्ताओं को समझ नहीं सकते। अच्छा। थर्ड है आपका पठन अक्षमता अधिगमकर्ता धारा प्रवाह के साथ पढ़ने में कमी। इसमें पूछा गया है कि कौन सा युग्म अधिगमकर्ताएं और उनकी प्राथमिक विशेषताओं के संबंध में सही है। तो आपका ऑप्शन थर्ड ही करेक्ट हो जाएगा, पठन अक्षमता अधिगमकर्ता, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, डिसलेक्सिया। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, डिसलेक्सिया। ठीक है। तो डिसलेक्सिया में क्या होता है, बालक धारा प्रवाह के साथ पढ़ने व लिखने में कमी होती है। तो आपका जो सही युग्म हो जाएगा आपका ऑप्शन थर्ड, पठन अक्षमता अधिगमकर्ता यानी डिसलेक्सिया। आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21, एक समस्या को मूल एवं अपसारी समाधानों के साथ करने की योग्यता निम्नलिखित में से किसकी एक प्राथमिक विशेषता है। एक समस्या को मूल एवं अपसारी समाधानों के साथ करने की योग्यता निम्नलिखित में से किसकी एक प्राथमिक विशेषता है। फर्स्ट है अधिगम असशक्तता वाले बच्चों की। सेकंड है अहम केंद्रित बच्चों की। थर्ड है क्षतिग्रस्त बच्चों की। फोर्थ है आपका सृजनात्मक बच्चों की। तो ये क्या है, समझ गए होंगे कि एक समस्या को मूल और अपसारी समाधानों के साथ, अपसारी पूछा है। ठीक है। अपसारी और अभिसारी दो होता है। अपसारी में क्या होता है, बच्चे किसी कार्य को, जो बच्चों के अंदर कार्य करने की विभिन्न योग्यताएं होती है, बच्चा एक कार्य को अलग अलग तरीके से प्रदर्शित करता है। जबकि अभिसारी में बच्चा उस प्रश्न का या फिर कोई एक ही जवाब दे पाता है। तो इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन फोर्थ, सृजनात्मक बच्चों की। अपसारी समाधानों के साथ करने की योग्यता जो होती है वो क्या होता है, सृजनात्मक बच्चों की होती है। प्रश्न संख्या 22, दृश्य रूप से बाधित विद्यार्थियों के साथ कार्य करते समय एक शिक्षक को किस प्रकार से अनुदेशन अनुकूलन करने चाहिए। दृश्य रूप से बाधित विद्यार्थियों के साथ कार्य करते समय एक शिक्षक को किस प्रकार से अनुदेशन अनुकूलन करने चाहिए। फर्स्ट है अनेक प्रकार से लिखित कार्यों, विशेष रूप से वर्कशीटों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। दृश्य रूप से बाधित क्या बोला गया है, दृश्य रूप से बाधित, तो उसे क्या हम लोग उसे विशेष रूप से वर्कशीट पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहेंगे। तो ये तो बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि दृश्य रूप से बाधित विद्यार्थी है। ठीक है। सेकंड देखते हैं, स्पष्ट रूप से बोलना तथा छूकर महसूस करने वाली सामग्रियों का अधिक मात्रा में प्रयोग करना। जी बिल्कुल, आपका ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा, छूकर महसूस करने वाली सामग्रियों। ब्रेल लिपि के माध्यम से क्या होता है, हम लोग बच्चों को जो शब्द होते हैं बिंदुकार आकार में होते हैं, जिसे बच्चे स्पष्ट रूप से छूकर महसूस कर पाते हैं और समझ पाते हैं। तो ऐसे सामग्रियों का प्रयोग करना है। तो आपका ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23, सहयोगात्मक अधिगम एवं हम उम्र के साथियों द्वारा शिक्षण को एक समावेशी कक्षा में किस प्रकार से उपयोग करना चाहिए। सहयोगात्मक अधिगम एवं हम उम्र साथियों के द्वारा शिक्षण को एक समावेशी कक्षा में किस प्रकार से उपयोग करना चाहिए। फर्स्ट है प्रयोग नहीं करना चाहिए, ये तो ऐसे ही गलत हो गया। सेकेंड देखते हैं, सक्रिय रूप से आगे बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल, हमें क्या है, बच्चे को सक्रिय रूप से सहयोगात्मक अधिगम तथा साथ के बच्चों यानी हम उम्र साथियों के द्वारा या फिर क्लासमेट वगैरह के साथियों के द्वारा शिक्षण को एक समावेशी कक्षा में किसी प्रकार से, तो हमें क्या सक्रिय रूप से आगे बढ़ाना है, न कि बच्चे को हतोत्साहित करना है। तो आपका ऑप्शन सेकेंड, सक्रिय रूप से आगे बढ़ाना, आपका ऑप्शन सेकेंड करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के सार्थक सरलीकरण के रूप में परिणित नहीं होता। अधिगम के सार्थक सरलीकरण के रूप में परिणित नहीं होता है। फर्स्ट है एक समस्या के अनेक तरीकों से विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना।
निगेटिव पूछा है पंडित नहीं होता है। ठीक है, अगर पॉजिटिव पूछता तो आपका यही ऑप्शन, आपका फर्स्ट ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता। पहले से विद्वान ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़ना आपका, अगर पॉजिटिव पूछता तो सेकेंड भी करेक्ट हो जाता। इसमें निगेटिव पूछा है तो निगेटिव क्या होता है, पंडित नहीं होता है तो दोहराने व स्मरण को बढ़ावा देना। जी बिल्कुल, आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। दोहराने व स्मरण को बढ़ावा देना। हमें क्या करना है, बच्चे को किसी भी कार्य को पुनरावृत्ति नहीं करानी कि नहीं बार बार हाँ एक ही कार्य को बार बार बच्चा किया जा रहा है या फिर बच्चा रटने पे जोर दे रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं। प्रश्न संख्या 25, निम्नलिखित में से कौन सा संरचनात्मक परिवेश के साथ अनुकूलन नहीं हो सकता है। संरचनात्मक परिवेश के साथ अनुकूलन नहीं हो सकता है। फर्स्ट देखते हैं, अध्यापक विशिष्ट सत्रावसान मूल्यांकन रणनीतियों को लागू करते हैं तथा प्रक्रियाओं के बजाय प्रदर्शन पर फीडबैक देते हैं। आपका पहला ही प्रश्न सही हो जाएगा क्योंकि निगेटिव पूछा है। संरचनात्मक परिवेश के साथ अनुकूलन नहीं हो सकता है। हमें बच्चे को सत्रावसान मूल्यांकन यानी कि कभी बच्चों को रचनात्मक मूल्यांकन पर जोर देना है, योगात्मक मूल्यांकन पर जोर नहीं देना है। किस पर जोर देना है, रचनात्मक मूल्यांकन पर। योगात्मक मूल्यांकन पर जोर नहीं देना है। तो आपका ऑप्शन फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। निगेटिव पूछा है तो आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26, एक शिक्षक को विद्यार्थियों को डैश डैश निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करने के बजाय डैश के, आपको बताना है कि ये जो खाली जगह इसमें क्या भरा जाएगा। फर्स्ट है अंक लेने के लिए लक्ष्य, असफलता से बचने के लिए लक्ष्य। सेकंड है अधिगम लक्ष्य, प्रदर्शन लक्ष्य। थर्ड है प्रदर्शन लक्ष्य, अधिगम लक्ष्य। फोर्थ है असफलता से बचने के लिए लक्ष्य, अंक लेने के लिए लक्ष्य। तो आपका इस प्रश्न का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। एक शिक्षक को विद्यार्थियों को अधिगम लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना है। जी बिल्कुल, अधिगम लक्ष्य के लिए यानी अधिगम के लिए प्रोत्साहित करना है, न कि अंक के लिए या फिर, ठीक है, किसके बजाय, प्रदर्शन लक्ष्य के, न कि प्रदर्शन के लिए। ठीक है, तो आपका ऑप्शन सेकेंड करेक्ट हो जाएगा। अधिगम लक्ष्य के लिए यानी सीखने के लिए प्रोत्साहित करना है, न कि प्रदर्शन लक्ष्य के लिए। तो आपका ऑप्शन सेकेंड करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27, निम्नलिखित में से रणनीतियों में से कौन सी बच्चों में अर्थ निर्माण को बढ़ावा देगी। अर्थ निर्माण को बढ़ावा, कभी भी कहीं भी मानकीकृत परीक्षण देखेंगे तो उसे ऐसे ही गलत कर देंगे। ठीक है, दर्शनात्मक साधनों का प्रयोग नहीं, सूचनाओं का संचरण नहीं। तो आपका जो ऑप्शन सेकेंड अन्वेषण एवं परिचर्चा करेक्ट हो जाएगा। हमें बच्चों को क्या करना है, अन्वेषी बनाना है। प्रश्न संख्या 28, निम्नलिखित में से कौन प्रभावी अधिगम रणनीतियों के उदाहरण है। यानी इसमें ABCDE जो पूछा गया है, इसमें से बताना है कि कौन सा प्रभावी अधिगम रणनीतियों के उदाहरण हैं। ठीक है, फर्स्ट है आपका ए है आपका लक्ष्य एवं समय सारणी का निर्धारण। बिल्कुल, प्रभावी अधिगम रणनीतियों में क्या होता है, लक्ष्य और बच्चे के लिए समय सारणी का निर्धारण जरूरी होता है। सेकेंड है संगठनात्मक चार्टों अवधारणात्मक नक्शों। बिल्कुल। थर्ड है उदाहरण एवं गैर उदाहरण के बारे में सोचना। बिल्कुल, हम बच्चों को क्या होता है, कभी संबंधित उदाहरण तथा कभी गैर उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं। डी है आपका हम उम्र को समझना, ये भी सही है। और आपका ई है स्वयं से प्रश्न करना। ठीक है, जब बच्चा खुद से प्रश्न करता है, हाँ ये हो पाएगा। अच्छा, ये प्रश्न सही है। तो क्या होता है, ये आपके ABCDE ये सभी कूट सही है। तो आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29, निम्न में से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण है। बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण है, फर्स्ट है मैं अपना गृह कार्य पूरा करती हूँ क्योंकि शिक्षक प्रत्येक नियत कार्य के लिए हमें अंक देता है। ठीक है, आपका ऑप्शन फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। बाह्य प्रेरणा क्या होता है, बच्चा किसी कार्य को दिखावा के लिए या फिर हाँ समझ लीजिए दिखावा के लिए ही बच्चा किसी कार्य को दिखावा के लिए करता है। जैसे कि मैं इस कार्य को करूँगा तो मुझे हो सकता है ये गिफ्ट मिले या फिर टीचर मुझे ये इनाम दे, या फिर क्या होता है बच्चे अंक के लिए ऐसा कार्य करते हैं। तो ये क्या होता है, बाह्य अभिप्रेरणा होता है।
एक आंतरिक अभिप्रेरणा होता है, जिसमें क्या होता है बच्चा किसी कार्य को अपनी पसंद से, जबकि दूसरा ऑप्शन जो आपका है वो दिया गया है आंतरिक अभिप्रेरणा का। मैं अपना गृह कार्य करना पसंद करती हूँ क्योंकि बहुत आनंददायक है। क्या होता है बच्चा जब किसी काम को स्वयं की इच्छा यानी आंतरिक इच्छा से यानी इंटरेस्ट के अनुसार करता है तो आपका आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण हो जाता है। तो इसमें पूछा है बाह्य अभिप्रेरणा, तो आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30। एक प्राथमिक कक्षा कक्ष में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? एक प्राथमिक कक्षा कक्ष में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? फर्स्ट है उदाहरण या गैर उदाहरण नहीं देना चाहिए। ये तो ऐसे ही गलत हो गया। बच्चे को हम लोग क्या करते हैं उदाहरण से रिलेट करके ही समझाते हैं। ठीक है, उदाहरण या फिर गैर उदाहरण दोनों से रिलेट करके समझाते हैं। केवल उदाहरण ऐसा भी नहीं होता है कि बच्चे केवल उदाहरण दिए जा रहे हैं। केवल गैर उदाहरण ऐसा भी नहीं है कि बच्चे केवल गैर उदाहरण देंगे। ठीक है, फोर्थ आपका करेक्ट हो जाएगा। उदाहरण एवं गैर उदाहरण दोनों होने चाहिए। बिल्कुल आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, अगर आपको आज की वीडियो हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।